साथियों, आप सभी का विजय आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के संदर्भ में, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019। तो इसके संदर्भ में बात करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र नंबर 2 है, जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 2, उसके तहत टॉपिक दिया गया है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन अर्थात डिजाइन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय के संदर्भ में। तो इसके अंतर्गत यह आपका कवर हो जाएगा। तो अब संदर्भ देख लेते हैं। तो हाल ही में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति जो स्टैंडिंग कमेटी रही है, उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर अपनी रिपोर्ट पेश की गई है। अब यह समिति गठित कब की गई थी? तो लोकसभा द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के परीक्षण के लिए वर्ष दिसंबर 2019 में बीजू जनता दल के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका गठन किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह जो स्टैंडिंग कमेटी रही इसकी मुख्य सिफारिशें क्या रही हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के संदर्भ में। तो पहली सिफारिश यह है कि नियोजन की समाप्ति के बाद कर्मचारी को ग्रेच्युटी भुगतान की समय सीमा जो है वर्तमान में जो 5 साल है, तो 5 साल की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है, तो उसको घटा करके 1 साल की जाने की सिफारिश की गई है। तथा ग्रेच्युटी से संबंधित प्रावधान जो है वो सभी प्रकार के कर्मचारियों जैसे ठेका मजदूर, आवधिक कामगार अर्थात जो पीरियडिकली कार्य करते हैं, कुछ कुछ समय के अंतराल पर कार्य करते हैं, या नियतकालिक श्रमिक तथा दैनिक और मासिक वेतन कर्मचारी आदि सभी तक विस्तृत किए जाने की ज़रूरत है। तीसरा चीज़, अंतर राज्य प्रवासी श्रमिकों। तो प्रवासी श्रमिक क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये देश के अंदर बात करें तो एक जो अपने ही राज्य में एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं काम करने के लिए, और दूसरे क्या होते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग क्या होते हैं, मुंबई जाते हैं, तो ये क्या है, अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक हैं। तो अंतर राज्य प्रवासी श्रमिकों को संहिता में एक अलग श्रेणी के रूप में उल्लिखित किया जाना चाहिए। चौथी चीज़ कि अंतर राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से एक कल्याण कोष गठित किया जाना चाहिए, और इस कोष में श्रमिकों के मूल राज्य मतलब जहाँ से वो आ रहे हैं, यदि उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश, तथा रोजगार देने वाले राज्यों मतलब यदि वो मुंबई जा रहे हैं वो प्रवासी कमाने के लिए तो मुंबई, तथा मुंबई में जहाँ वो काम करेंगे तो वहाँ के ठेकेदार, प्रमुख नियोक्ता तथा पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों द्वारा अनुपातिक रूप से योगदान किया जाना चाहिए, और इनके योगदान से ही यह कल्याण कोष स्थापित किया जाना चाहिए। और इस कोष का उपयोग क्या होगा? तो इस कोष का उपयोग विशेष रूप से उन श्रमिकों या कर्मचारियों के लिए किया जाना चाहिए जो किसी अन्य कल्याणकारी सहायता के अंतर्गत रक्षित नहीं है, जिससे कि उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जा सके। इसके अलावा पंजीकृत प्रतिष्ठानों, प्रवासी श्रमिकों तथा भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिकों के डेटाबेस के लिए केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा पंजीकरण के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है कि कृषि, गैर कृषि, अनुबंधित अर्थात कॉन्ट्रेक्चुअल जो कर्मचारी होते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कार्यों तथा स्वरोजगार सहित सभी प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को विभिन्न संगठनों के स्थान पर एक निकाय के तहत मतलब एक बॉडी के तहत पंजीकृत कराना आवश्यक किया जाना चाहिए, और यह निकाय देश में सभी प्रकार के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होगी। इसके अलावा संहिता में राज्यों के मध्य भवन एवं विनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष की पोर्टेबिलिटी के लिए एक सक्षम प्रणाली को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे लाभार्थियों को किसी भी राज्य में धनराशि का भुगतान किया जा सके। मतलब वो किसी भी राज्य में रह रहे हों, उनके जो लाभ का जो भुगतान है, ठीक है, वो धनराशि उनको पहुंच जाए। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 को पिछले वर्ष दिसंबर माह में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, किंतु इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों पर विशेष चिंताएं उठाई गई थी, जिस कारण विधेयक को स्थायी समिति अर्थात स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था। और यह संहिता जो है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित वर्तमान में लागू 9 कानूनों को प्रतिस्थापित करेगी अर्थात इनका स्थान लेगी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा एवं संबंधित मुद्दों से जो संबंधित कानून है उनमें संशोधन तथा उनका समेकन करना है। कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। तो भवन एवं विनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष में
योगदान हेतु किसी भी विनिर्माण कार्य पर कुल लागत का 1% जो है वो उपकर लगाया जाता है, अर्थात सेस लगाया जाता है। तो दो तरह के चीज़ें होती है, एक उपकर होता है और एक अधिभार होता है, एक सेस और दूसरा सरचार्ज होता है। तो दोनों ही क्या होते हैं, टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, मतलब टैक्स पर लगने वाला टैक्स होता है। और उन दोनों में अंतर क्या होता है, जो उपकर या सेस होता है ये जिस चीज़ के लिए लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर क्या है कि विनिर्माण कार्य पर, तो भवन एवं विनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष के लिए योगदान के लिए ना, तो ये पैसा इसी कोष में जाएगा, उसका इस्तेमाल कहीं अन्य नहीं होगा। परंतु जब सरचार्ज के अंतर्गत टैक्स ऑन टैक्स लगाया जाता है तो उस पैसे का इस्तेमाल किसी भी मद में किया जा सकता है। आगे देखते हैं। और यह जो कोष है भवन एवं विनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष, यह कोष भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 का एक भाग है, जिसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधान किए गए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें, जैसे कि हमने यहाँ पर समितियों के बारे में बात की कि स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, तो थोड़ा सा चर्चा हम लोग संसदीय समितियों के प्रकार की कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो संसदीय समितियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक स्थायी समिति होती है, दूसरी अस्थायी समितियां तदर्थ समितियां होती हैं। तदर्थ समिति को एडहॉक कमेटी कहते हैं और स्थायी समिति को क्या कहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। तो मेनली हम लोग स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती हैं ये या स्थायी समितियां ये अनवरत प्रकृति की होती हैं, अनवरत नेचर की होती है, मतलब ये समाप्त नहीं होती हैं, ये हर साल इनको गठित किया जाता है, अर्थात इनका कार्य सामान्यतः निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार की समितियों का पुनर्गठन जो है वार्षिक आधार पर किया जाता है। और जो ये स्थायी समितियां हैं या स्टैंडिंग कमेटियां, ये 6 प्रकार की होती हैं। इनमें पहली जो होती है वित्त समितियां होती हैं। वित्त समितियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ऐसे स्टैंडिंग कमेटियां 6 प्रकार की होती हैं, उनमें भी कई प्रकार होते हैं, उपविभाग होते हैं। जैसे वित्त समिति, तो वित्त समितियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, थोड़ा सा इसको देख लें क्योंकि इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो 3 वित्त समितियां हैं, इसमें पहली है आपकी लोक लेखा समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा के और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। और इसका गठन जो पहली बार कब किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार इसको 1921 में गठित किया गया था। तो संसदीय समितियों में पहली समिति कौन सी जिसको गठित किया गया था, तो लोक लेखा समिति है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अधीर रंजन है। नॉर्मली जो क्राइटेरिया है या कह सकते हैं एक नियम चला आ रहा है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी पार्टी का लीडर होता है। दूसरा है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 सदस्य क्या होते हैं, आपके लोकसभा से लिए जाते हैं। और इस कमेटी की स्थापना कैसे हुई थी, जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली बार इसको स्थापित किया गया था या गठित किया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, गिरीश भालचंद्र हैं। कौन है, गिरीश भालचंद्र हैं। और नॉर्मली जो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो सत्ता पार्टी होती है, सत्ता पार्टी के ही जो सदस्य होते हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तीसरी कमेटी कौन सी है वित्त समितियों में, सार्वजनिक उद्यम समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 में से 15 जो होते हैं आपके लोकसभा के और 7 आपके राज्यसभा के होते हैं। और इसकी स्थापना पहली बार कब हुई थी, तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में पहली बार इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मीनाक्षी लेखी, जो कि सत्ता पार्टी की सांसद हैं, ये इसकी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वित्त समिति के अलावा विभागीय से स्थायी समितियां होती हैं। इसमें ये 24 प्रकार की होती हैं। जांच समितियां 3 होती हैं। परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां 6 होती हैं। सदन के दैनंदिन कार्यों मतलब दिन प्रतिदिन के कार्यों संबंधित समितियां 4 होती हैं। सदन समिति या सेवा समिति ये भी 4 होती हैं। अगला है तदर्थ समितियां, या इसे एडहॉक समितियां कहते हैं या अस्थायी समितियां कहते हैं या समिति कहते हैं। ये मेनली आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी जांच समितियां और दूसरी सलाहकार समितियां होती हैं। तो ये जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से इन समितियों को गठित किया जाता है। आगे चलते हैं थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना के बारे में। तो हुआ क्या है कि अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजोल गल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। यह इस विश्व स्तरीय परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य में निर्मित किया जा रहा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है कि ये थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है, तो मिजोरम में निर्मित किया जा रहा है। और इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ
न्यू इको टूरिज्म के तहत मंजूरी दी गई है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं NGC 2899, NGC 2899, तो देख लेते हैं क्या है। तो संदर्भ क्या है कि हाल ही में खगोलविदों ने अंतरिक्ष में इथेरियल पंखों या इथेरियल विंग्स को फहराती हुई एक इंटरस्टेलर घटना देखी है। इंटरस्टेलर मतलब क्या होता है, दो तारों या तारों के मध्य का जो स्पेस होता है, तो उनके मध्य जो घटना या जो भी इवेंट होते हैं वो इंटरस्टेलर कहलाएगी। तो अंतरिक्ष में यह अनोखा प्रकाश जो है एक उच्च सममित मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल, तो उच्च सममित गैस नेबुला या इंग्लिश में कहते हैं हाईली सिमेट्रिकल गैस नेबुला के कारण दिखाई दिया है, जिसे इस नेबुला को क्या कहा गया है, यह नाम क्या है, NGC 2899 के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा यह NGC 2899 क्या है, यह कोई स्टार नहीं है, ठीक है, ना ही कोई उल्का पिंड है, यह क्या है, एक नेबुला है। इस तस्वीर को शिक्षा एवं सार्वजनिक आउटरीच के प्रयोजनों के लिए यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला या यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी ESO के कॉस्मिक जेम्स प्रोग्राम के तहत या हिस्से के रूप में कैप्चर किया गया था। और ESO अर्थात यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलविदों ने पृथ्वी से 3000 से लेकर के 6500 प्रकाश वर्ष दूर तितली की तरह दिखने वाले चमकते हुए गैसीय विशाल बुलबुले की तस्वीर को रिकॉर्ड किया है। हालांकि नेबुला की खोज मतलब इस नेबुला की खोज जो है या नेबुला की खोज ब्रिटिश खगोल शास्त्री जॉन हर्शल ने वर्ष 1835 में की थी, किंतु हाल की घटना से पहले इतने हाई रेजोल्यूशन में किसी ने भी इस घटना को नहीं देखा है। और इस इंटरस्टेलर घटना में तितली जैसी आकृति के जो पंख हैं लगभग 19 ट्रिलियन किलोमीटर या 2 प्रकाश वर्ष तक फैले हुए दिखाई देते हैं। खगोलविदों का मानना है कि तितली की तरह दिखने वाली इस आकृति का जो निर्माण है वो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणु से हुआ है, जो लगभग 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होते हैं। इसके अलावा यह जो नेबुला NGC 2899 है, इसको वेरी लार्ज टेलीस्कोप द्वारा केवल दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। और ये आपका वेरी लार्ज टेलीस्कोप कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका के चिली में अवस्थित है। इसका आप फिगर देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से तितली के पंख के जैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं नेबुला के संदर्भ में कि नेबुला आखिर होता क्या है। तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे पदार्थ या ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो सामान्यतः दिखाई नहीं पड़ता। इस पदार्थ को काला पदार्थ या डार्क मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क मैटर कहते हैं। और यह पदार्थ मूलभूत रूप से ब्रह्मांडीय गैस, अब ये ब्रह्मांडीय गैस मुख्यतः क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा ब्रह्मांडीय धूल तथा चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़ों से निर्मित होता है। और ये उपर्युक्त काला पत्थर है या काला पदार्थ अक्सर ब्रह्मांड के किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाता है। और ऐसे जब ये एकत्रित हो जाते हैं तो ऐसे काले पदार्थ या ब्लैक मैटर के समूह को नेबुला कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा नेबुला क्या होता है। और नेबुला का व्यास जो होता है, जो डायमीटर इसका होता है, वो 5 से 10 प्रकाश वर्ष से अधिक नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो निहारिका होती है वो निहारिका की तुलना में नेबुला क्या होती है, अत्यंत छोटी होती है। और निहारिका क्या होती है, निहारिका दसियों लाख तारों का एक समूह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से निहारिका क्या होती है, नेबुला से बड़ी होती है। तो नेबुला निहारिका से काफ़ी छोटी होती है। और एक निहारिका में हजारों नेबुलाज पाई जाती हैं। तो एक प्रकार से कहते हैं नेबुलाज का जो समुच्चय बनेगा या जो कलेक्शन होगा वो निहारिका होगा, या जो नेबुलाज का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, निहारिका कहलाएगा। चूँकि नेबुला का संबंध जो है तारों की उत्पत्ति से होता है, इसलिए इन्हें नेबुला को तारों का प्रसूत गृह या बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स भी कहते हैं। और साथ ही नेबुला का संबंध तारों की मृत्यु से भी होता है। तो तारों का कह सकते हैं कि जन्म और तारों की मृत्यु जो है नेबुला में ही होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र के संदर्भ में। तो हिमतेंदुआ जिसे स्नो लेपर्ड कहते हैं, इसके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग में भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो याद रखिए कहाँ पे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। और हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र का उद्देश्य जो है वो स्थानीय समुदाय की मदद से हिमतेंदुओं की रक्षा करना है, साथ ही पर्यटन के माध्यम से आसपास के गांव के स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। और इस संरक्षण केंद्र की स्थापना जो है उत्तराखंड वन विभाग द्वारा
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ मिलकर किया जाएगा। यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा, जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और जो आपका प्रत्येक वर्ष मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। फिर से अब कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो ये जो केंद्र स्थापित किया जा रहा है हिमतेंदुओं के संरक्षण के लिए, इस केंद्र का निर्माण एक 6 वर्षीय प्रोजेक्ट, जिस 6 वर्षीय प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सिक्योर हिमालयाज, इसके तहत किया जाएगा। अब थोड़ा सा सिक्योर हिमालयाज के बारे में भी देखें तो वर्ष 2017 में शुरू हुए ये जो प्रोजेक्ट है सिक्योर हिमालयाज, तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आजीविका को सुरक्षित करने, संरक्षण तथा स्थायी उपभोग या उपयोग को बढ़ावा देने और हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली करना है। और यह प्रोजेक्ट हिमालय में पाए जाने वाले हिम तेंदुओं और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण पर भी ध्यान देता है। थोड़ा सा अब यदि ये जो हिम तेंदुआ है इसके संरक्षण की स्थिति को देखें तो यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। तो याद रखिएगा, हिम तेंदुआ जो है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। आगे देख लेते हैं, छोटा सा करंट है, इंदिरा रसोई योजना। तो राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2020 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। तो याद रखिएगा, इंदिरा रसोई योजना कहाँ संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को, तो याद रखिएगा पूरे मतलब राजस्थान के लिए नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है, बल्कि केवल शहरी गरीब लोगों के लिए है। तो इन शहरी गरीब लोगों को मात्र 8 रुपये में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं संस्कृत दिवस के बारे में। तो यहाँ संस्कृत कल्चर से संबंधित नहीं है, संस्कृत जो भाषा होती है संस्कृत, उससे संबंधित है। तो संस्कृत दिवस, तो प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यह दिवस जो है 3 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? तो इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना तथा इसके प्रयोग को या इसके संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस दिवस का आयोजन जो है सर्वप्रथम वर्ष 1969 में किया गया था तथा भारत में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी तथा इसको लगभग सभी भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्राचीन भाषाएं होती हैं उनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है। तो वर्तमान में भारत की 6 ऐसी प्राचीन भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया। तो ये 6 भाषाएं कौन कौन सी, उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहली भाषा है तमिल, जिसको सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। उसके बाद संस्कृत आती है 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और जो लेटेस्ट वाला है वो उड़िया है 2014 में। तो ये 6 नाम याद रखिएगा, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं या क्लासिकल लैंग्वेज हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के बारे में। तो यह आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित टॉपिक है। तो संदर्भ यह है कि 2 अगस्त 2020 को स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो है ये अंतरिक्ष यात्रियों डग हर्ले और बॉब बेहन केन के साथ मैक्सिको की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया है। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है उसके आपके पूर्वी हिस्से में है। था ये स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के बारे में कुछ चीज़ों को और देखें तो मई 2020 में क्रू ड्रैगन 9 साल में अमेरिकी धरती से मनुष्यों को लॉन्च करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। इसका निर्माण जो है एलन मस्क के स्पेस एक्स द्वारा किया गया तथा यह नासा द्वारा निजी कंपनियों को अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ानें सौंपने की योजना का ही हिस्सा है, क्योंकि जो एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है ये एक निजी कंपनी है। स्पेस एक्स को नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम या कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था और इस कार्यक्रम को वर्ष 2010 में अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो क्रू ड्रैगन का निर्माण जो है वो स्पेस एक्स द्वारा विकसित ड्रैगन 1 को उन्नत करके किया गया है। ड्रैगन 1 को मई 2012 तथा मार्च 2020 के मध्य
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के मिशन पर 20 बार लॉन्च किया जा चुका है, मतलब भेजा जा चुका है। अब ये जो मिशन रहा, इस मिशन का महत्व क्या है आगे के लिए, तो यह अंतरिक्ष यात्रियों या अंतरिक्ष यात्राओं के इतिहास में पहली बार था कि अंतरिक्ष यात्रियों ने किसी निजी कंपनी द्वारा निर्मित और लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यान का उपयोग किया था। और इस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है तथा इस अंतरिक्ष यान को फॉल्कन 9 नामक रॉकेट के द्वारा कक्षा में पहुंचाया गया तथा फॉल्कन 9 का जो रॉकेट का निर्माण है इसको भी स्पेस एक्स के द्वारा निर्मित किया गया था। और इस मिशन को डेमो 2 कहा गया है क्योंकि यह एक प्रायोगिक तौर पर परीक्षण उड़ान थी जिसके सफल होने पर आगामी महीनों में अंतरिक्ष में अन्य मिशन भेजे जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मोतियाबिंद के बारे में या कैटरेक्ट के बारे में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST, या मोहाली में स्थित है। ठीक है, तो नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, कौन सा ड्रग, एस्पिरिन से नैनो रॉड विकसित किए हैं। और ये जो नैनो रॉड होती है किफ़ायती एवं कम जटिल तरीके से मोतियाबिंद को रोकने में मदद कर सकता है। तो ये जो नैनो रॉड का इस्तेमाल होता है मोतियाबिंद को रोकने में मदद करता है। और इस तरीके से या इस टेक्नोलॉजी से जो एस्पिरिन से नैनो रॉड विकसित किया गया है, ये क्या है, एक सस्ता और किफ़ायती तरीका है। अब थोड़ा सा एस्पिरिन के बारे में बात करें तो एस्पिरिन जो है ये दर्द, बुखार या सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक लोकप्रिय दवा है और इसे मोतियाबिंद के खिलाफ एक प्रभावी गैर आक्रामक छोटे अणु आधारित नैनो थेराप्यूटिक्स के रूप में पाया जाता है। यदि मोतियाबिंद की बात करें कैटरेक्ट के बारे में, तो मोतियाबिंद जो है ये अंधापन का एक प्रमुख रूप है। यही आगे बढ़कर क्या होता है, यदि इसका इलाज नहीं होता तो स्थायी अंधापन आ जाता है। यह तब होता है जब क्रिस्टलीय प्रोटीन की संरचना जो हमारी आंखों में लेंस का निर्माण करती है खराब हो जाती है, जिससे क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित प्रोटीन जो है वो संगठित होकर के एक नीली या भूरी परत बनाता है जो अंततः लेंस की जो पारदर्शिता है उसको प्रभावित करता है और देखने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है या पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। अब एस्पिरिन नैनोरॉड की बात करें तो एस्पिरिन नैनोरॉड जो है ये क्रिस्टलीय प्रोटीन और इसके विखंडन से प्राप्त विभिन्न पेप्टाइड्स के एकत्रीकरण को रोकते हैं, क्योंकि यही एकत्रीकरण जो होता है मोतियाबिंद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये जैव आणविक प्रक्रिया के माध्यम से प्रोटीन या पेप्टाइड के एकत्रीकरण को रोकते हैं, ये जो एस्पिरिन नैनोरॉड होते हैं। अब ये जो खोज की गई है इसका महत्व क्या है, तो इससे क्या होगा कि आसान और कम लागत वाली इस उपचार पद्धति से विकासशील देशों में उन रोगियों को लाभ होगा जो मोतियाबिंद के महंगे उपचार के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस क्या है, ये हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान INST के वैज्ञानिकों ने चिटोसन के साथ नैनो कणों का निर्माण किया है और रूमेटाइड अर्थराइटिस की गंभीरता को कम करने के लिए इन नैनो कणों को जिंक ग्लूकोनेट के साथ प्रयोग किया है। जो जिंक होता है, जिंक तत्व सामान्यतः हड्डी हेमोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है और ऐसा बताया जाता है कि इसका स्तर जो है, जिंक तत्व का जो स्तर है, ये रूमेटाइड अर्थराइटिस रोगियों अर्थराइटिस प्रेरित पशुओं में कम हो जाता है। तथा ये जो चिटोसन है, चिटोसन एक बायोकम्पेटेबल बायोडिग्रेडेबल प्राकृतिक पॉलीसेकेराइड होता है जो क्रस्टेशियन के वही कंकाल अर्थात एक्सोस्केलेटन से प्राप्त सर्वाधिक प्रचुर बायोपॉलीमर्स में से एक है, जिसने अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देने वाले अभिलक्षणों को प्रदर्शित किया है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक को प्रदर्शित किया है। अब थोड़ा सा ये जो रूमेटाइड अर्थराइटिस बीमारी है इसके थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता क्या है इसमें। तो अर्थराइटिस जो होता है शरीर में जोड़ों की सूजन व दर्द से संबंधित रोग है और यह रोग आमतौर पर ओस्टियो अर्थराइटिस या रूमेटाइड अर्थराइटिस के रूप में होता है और पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस रोग से अधिक प्रभावित होती हैं अर्थराइटिस से। तथा रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें शरीर का जो प्रतिरोधी तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, ये स्वयं की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पिंगली वेंकैया के बारे में। तो पिंगली वेंकैया जो है ये
स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रहे हैं। तो इसलिए यह जो टॉपिक है या इनके बारे में जो भी चर्चा है वो आपकी जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत जो टॉपिक दिया गया है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, इसके तहत कवर हो जाएगा। तो पिंगली वेंकैया के बारे में हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 अगस्त को इनका जन्मोत्सव था, मतलब 2 अगस्त को इनका जन्मदिन मनाया गया है और इनका जन्म जो है 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इन्हें जो है पिंगली वेंकैया के अलावा झंडा वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है। पिंगली वेंकैया एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्पक अर्थात डिजाइनर थे और वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज जो है इनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर ही आधारित है। अब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास कैसे होता है उसको क्रम वाइज देख लेते हैं। तो द्वितीय बोअर युद्ध के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये 1899 से लेकर 1902 के मध्य में होता है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य और 2 स्वतंत्र बोअर राज्यों के मध्य में। किस लिए हुआ था? तो 2 बोअर राज्यों में क्या है, सोने और हीरे की खानें खोजी गई थी, उन पर कब्जे के लिए यह युद्ध हुआ था। तो द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में वेंकैया की पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो पिंगली वेंकैया थे उस समय ब्रिटिश सेना में शामिल थे, तो ये इस युद्ध में शामिल थे। वर्ष 1918 से लेकर के वर्ष 1921 के मध्य पिंगली वेंकैया कांग्रेस के प्रत्येक सत्र में भारत का एक ध्वज होने का मुद्दा उठाते रहे। उस समय वह मछलीपट्टनम में, जब ये मुद्दा उठाते तो उस समय मछलीपट्टनम में आंध्र नेशनल कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी से विजयवाड़ा में पुनः मुलाकात की और उन्हें अपने द्वारा तैयार किए गए ध्वज की विभिन्न डिजाइनों को दिखाया। गांधी जी ने राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए पिंगली वेंकैया से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस के होने वाले सम्मेलन के लिए ध्वज की एक नई डिजाइन तैयार करने के लिए कहा था। यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ष 1921 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होना था, कहाँ पर होना था? अहमदाबाद में। और इसके पहले जो अध्यक्ष चुने गए थे, मतलब इसकी अध्यक्षता करने के लिए जो चुना गया था, कौन थे? CR दास चुने गए थे। परंतु असहयोग आंदोलन की वजह से CR दास को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनकी गिरफ्तारी की वजह से जो इसके अहमदाबाद में 1921 की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हकीम अजमल खां के द्वारा की गई थी। तथा आगे देखें, प्रारंभ में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए गए ध्वज के प्रारंभिक स्वरूप में भगवा और हरे रंग की 2 पट्टियाँ थीं। बाद में इसमें एक सफ़ेद रंग की पट्टी तथा इसके केंद्र में एक चरखा की आकृति को जोड़ा गया था और ध्वज के मध्य में चरखे का जो सुझाव है ये लाला हंसराज ने दिया था। और यह जो चरखा था यह भारतीयों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक के रूप में माना गया था, इसलिए इसको यहाँ पर मतलब इसमें चरखे को इस्तेमाल किया गया था। और इस ध्वज को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1931 में अपनाया गया था। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? तो ये अधिवेशन होता है कराची में और इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके पहले 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। और इसके अलावा जो ये कराची में अधिवेशन होता है इसकी खास बातें क्या थी? तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। तथा कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इस अधिवेशन के पहले 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी और लोगों का यह मानना था कि यदि गांधी जी ने प्रयास किया होता तो भगत सिंह को फांसी से बचाया जा सकता था। तो उस समय गांधी जी के खिलाफ एक लोगों में आक्रोश था, तो उस विरोध के फलस्वरूप ही गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अब आप यहाँ पर ये जो झंडे का प्रारूप था उसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके द्वारा झंडे को बनाया गया था। पहले इस प्रकार का था, फिर बाद में ये जो चरखा था वो बीच में आ गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।